सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी तमाम अहम खबरें। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। मिशन शक्ति पर प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन, आचार संहिता का उल्लंघन नहीं। चुनाव आयोग ने विपक्ष की शिकायत को किया खारिज। प्रधानमंत्री आज पूर्वोत्तर राज्यों में करेंगे प्रचार। अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट सियांग और असम के डिब्रूगढ़ और तेजपुर जिले में रैलियों को करेंगे संबोधित। अहमदाबाद में रैली और रोड शो के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज गांधीनगर लोकसभा सीट से करेंगे नामांकन। बीजेपी के दिग्गज नेताओं के अलावा एनडीए में शामिल दलों के नेता रामविलास पासवान, प्रकाश सिंह बादल और उद्धव ठाकरे भी रहेंगे मौजूद। टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने नालगोंडा तो डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने रामेश्वर में की रैलियां। जेल में ही रहेगा पीएनबी धोखाधड़ी मामले का मुख्य आरोपी नीरव मोदी। लंदन कोर्ट से नीरव मोदी को फिर नहीं मिली जमानत। जज ने कहा नीरव मोदी सरेंडर नहीं करेगा, इसे मानने के पर्याप्त आधार। 26 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई। जम्मू कश्मीर में आतंक की कमर तोड़ने के लिए बड़ा कदम। केंद्र ने आतंकी फंडिंग के खिलाफ ठोस कार्रवाई के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी टेरर मॉनिटरिंग ग्रुप का किया गठन। वॉशिंगटन में आतंकरोधी समूह की बैठक के बाद भारत और अमेरिका का सख्त संदेश, कहा आतंकवाद पर निर्णायक और असरदार कार्रवाई करे पाकिस्तान। और सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच खिताबी भिड़ंत आज। फाइनल मुकाबले में जीत की लय को बरकरार रखने के इरादे से उतरेगी। आखिरी लीग मैच में पोलैंड को 10 गोल से करारी शिकस्त देने के बाद टीम इंडिया के हौसले बुलंद। मिशन शक्ति पर प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। चुनाव आयोग ने विपक्ष की शिकायत को खारिज कर दिया है। आयोग ने इस मामले की विस्तृत जांच के बाद कहा कि संबोधन से आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मिशन शक्ति की कामयाबी से देश को अवगत कराने के लिए राष्ट्र के नाम संबोधन किया था। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने सरकारी प्रसारण सेवा का इस्तेमाल करने के कारण इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होने का दावा करते हुए आयोग से शिकायत की थी। इस मामले में आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने येचुरी की शिकायत को खारिज कर दिया है। समिति ने इस मामले की जांच के लिए सार्वजनिक प्रसारण सेवा से जुड़े दूरदर्शन और आकाशवाणी से प्रधानमंत्री के संबोधन के प्रसारण की फीड का स्रोत और दूसरी जानकारियां मांगी थी। फीड के स्रोत की जांच के आधार पर समिति ने प्रधानमंत्री के प्रसारण को आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे से बाहर बताया है। इस बीच लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का काम कल पूरा हो गया। इस चरण में 18 अप्रैल को 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 97 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इस बीच 11 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ने लगा है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वोत्तर में 3 रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री आज अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट सियांग जिले के आलो में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा के पहले चरण के साथ ही विधानसभा चुनाव के लिए भी 11 अप्रैल को मतदान होना है और इसके लिए भी प्रचार तेज हो गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के मोरन और गोरपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। असम में 5 लोकसभा की लखीमपुर, तेजपुर, जोरहाट, डिब्रूगढ़ और कलियाबोर सीट पर पहले चरण में मतदान होना है। और इस समय हम सीधा रुख करेंगे। हमारे संवाददाता विशाल दया गुवाहाटी से सीधा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, प्रधानमंत्री की पूर्वोत्तर में चुनावी रैलियां हैं और अब वो मिशन पूर्वोत्तर पर है, किस तरह की तैयारियां इसे लेकर?
ये बिल्कुल देखिए, तैयारियां पूरी हैं बीजेपी की तरफ से। और क्योंकि प्रधानमंत्री की 3 जगह पर यहाँ रैलियां रहेंगी, तो सबकी नजर उत्तर पूर्व के लोगों की खासतौर पर नजर इस बात पर रहेगी कि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में क्या कहते हैं। सबसे पहली रैली जो होगी वो आलो में होगी। आलो अरुणाचल प्रदेश में है, एक विधानसभा सीट है। और जो वो इलाका है वो अरुणाचल पश्चिम जो लोकसभा सीट है उसके अंतर्गत आता है। अरुणाचल पश्चिम से जो बीजेपी के उत्तर पूर्व के बड़े नेता हैं और केंद्र में मंत्री हैं, एमओएस होम है, किरण रिजिजू, वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा अरुणाचल प्रदेश के लिहाज से, खासतौर पर ये देखते हुए कि वहां पर दोनों यानी कि लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए चुनाव होना है 11 तारीख को। इसके बाद जो दूसरी रैली प्रधानमंत्री की है वो मोरान में है। मोरान गुवाहाटी से लगभग 150 किलोमीटर के आसपास है। विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट है, अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ है। और जो डिब्रूगढ़ जो सीट है उसके तहत आता है। और गोहपुर में आखिरी रैली प्रधानमंत्री की होगी। गोहपुर तेजपुर जो लोकसभा सीट है उसके तहत आता है, शिवसागर जिले में है। एक बहुत ही दिलचस्प बात यहाँ ये है कि जो डिब्रूगढ़ लोकसभा सीट है वो इकलौती ऐसी लोकसभा सीट है, पहली जो 5 सीटें हैं जो कि पहले चरण में जिन पर मतदान होगा आसाम में, जहां पर बीजेपी ने अपने सिटिंग एमपी को जो टिकट दिया है यानी कि उसे मैदान में उतारा है। बाकी चारों जगहों पर भाजपा ने अपने नए चेहरों को मैदान में उतारा है। तो ये काफी महत्वपूर्ण होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए आज का दिन और ये चुनाव भी, क्योंकि 14 सीटें जो आसाम की हैं, लगभग आधे से ज्यादा सीटें पूरे उत्तर पूर्व में जो हैं उसमें से वो आसाम में है। और आसाम में बीजेपी एक बार अपना जो अच्छा प्रदर्शन था उसको जरूर दोबारा दोहराना चाहेगी, और खासतौर पर पूरे उत्तर पूर्व में भी। बिल्कुल, जो विधानसभा का प्रदर्शन रहा उसे लोकसभा चुनाव में भी दोहराना चाहेगी बीजेपी, और इसी कोशिश में प्रचार करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम में। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका विशाल, इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। और इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में कांग्रेस पर निशाना साधा। महबूब नगर में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज साफ नजर आ रहा है कि लोगों की सेवा करने वाले लोग कैसे कांग्रेस को अलविदा कह रहे हैं। घोटालों से घिरी कांग्रेस देश के वीर जवानों पर सवाल उठाती है, सपूत के बजाय सबूत मांगती है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस किस स्थिति में पहुंच गई है। आपने कांग्रेस और दूसरों के अनेक वर्षों का शासन देखा है और इस चौकीदार के 60 महीने भी देखे हैं। विकास के ऐसे अनेक काम इन 60 महीनों में किए गए हैं जो दशकों से अटके और लटके पड़े थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में भी एक जनसभा को संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ओडिशा के कोरापुट से राज्य में चुनाव प्रचार का शंखनाद किया और इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2019 का चुनाव सिर्फ एक सांसद और विधायक का चुनाव नहीं है, ये चुनाव केंद्र और राज्य में विकास का डबल इंजन लगाने वाली बीजेपी की सरकारों के चुनाव का समय है। ओडिशा में पहले दौर में जिन लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है उनमें कोरापुट, नवरंगपुर, कालाहांडी और बरहमपुर संसदीय क्षेत्र शामिल हैं। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के साथ ही अब तीसरे चरण के लिए भी नामांकन जारी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज गांधीनगर लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले वो अहमदाबाद में एक जनसभा के अलावा रोड शो भी करेंगे। 4 किलोमीटर लंबा रोड शो अहमदाबाद के सरदार पटेल प्रतिमा से शुरू होगा और ये घाटलोडिया इलाके में पाटीदार चौक पर संपन्न होगा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह रोड शो से पहले लोगों को संबोधित भी करेंगे। रोड शो के बाद वो गांधीनगर सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, शिरोमणि अकाली दल के सुप्रीमो प्रकाश सिंह बादल और एलजेपी प्रमुख रामविलास पासवान समेत बीजेपी और एनडीए घटक दलों के कई और नेता मौजूद रहेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, राज्य बीजेपी के अध्यक्ष जीतू वाघाणी और दूसरे बीजेपी प्रत्याशी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। गांधीनगर सीट से इस बार बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की जगह पार्टी की तरफ से अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं। आडवाणी 1998 से इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। गुजरात में सभी 26 सीटों के लिए
23 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 4 अप्रैल है। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कल पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में चुनावी रैली की। उन्होंने राज्य की तृणमूल कांग्रेस पर लोकतंत्र को खत्म करने और गुंडागर्दी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा कि यह चुनाव विकास, सुरक्षा और पश्चिम बंगाल के अस्तित्व का है। उन्होंने कहा कि पार्टी पश्चिम बंगाल में 23 सीटें जीतेगी। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लिए जो फंड बंगाल भेजते हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। अमित शाह ने एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाने को लेकर भी टीएमसी समेत विपक्षी दलों की आलोचना की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कल बिहार के औरंगाबाद में भी चुनावी रैली की। उन्होंने कहा कि एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में कठोर फैसले लेने वाला नेतृत्व है जिसने दुनिया में देश का मान बढ़ाया। वहीं दूसरी तरफ बिहार का गठबंधन है जिसका कोई नेता नहीं है। ऐसे लोग बिहार का विकास नहीं कर सकते। एक पारदर्शी नेतृत्व है, एक कठोर फैसले लेने वाला नेतृत्व है, एक संवेदनशील नेतृत्व है, भारत को दुनिया में गौरव दिलाने वाला नेतृत्व है। एक और मोदी जी है और एक गठबंधन का शंभू मेला है जिनका कोई नेता नहीं है। मित्रों, ये लोग देश का विकास नहीं कर सकते, ये लोग बिहार का विकास नहीं कर सकते। वहीं हरियाणा के यमुनानगर में आयोजित चुनावी रैली में राहुल गांधी ने मिनिमम आय गारंटी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो देश के गरीबों को, जिनकी आय प्रतिमाह 12,000 रुपए से कम है, ऐसे सभी परिवारों को खाते में 72,000 रुपए सालाना देने का इंतजाम करेगी। न्याय योजना का मतलब हिंदुस्तान में जिसकी भी आमदनी 12,000 रुपए से कम, महीने से कम की है, 20% हिंदुस्तान में लोग हैं, परिवार हैं जिनकी आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीना से कम है। हम उनको ढूंढेंगे, उनके नाम निकालेंगे और उन सबको, सब परिवारों को साल के 72,000 रुपए उनके बैंक अकाउंट में डाल देंगे। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष ने कुरुक्षेत्र और करनाल में भी चुनाव प्रचार करके कार्यकर्ताओं में जोश फूंका। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि अगर वो सत्ता में लौटे तो नीति आयोग खत्म करेंगे। उन्होंने ट्वीट करके ये बात कही है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि सत्ता में लौटने पर नीति आयोग की जगह बेहद छोटा प्लानिंग कमीशन लेकर आएंगे। इस आयोग के सदस्य देश के बड़े अर्थशास्त्री और जानकार होंगे। इस आयोग में 100 लोगों से भी कम का स्टाफ होगा। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में जगह जगह जाकर रोड शो कर रही हैं और इसी कड़ी में प्रियंका गांधी कल अयोध्या पहुंची। यहां प्रियंका गांधी ने केंद्र की सरकार पर निशाना साधा। अयोध्या में प्रियंका गांधी ने कहा कि नेता चुनाव के समय जब आपके पास आए तो उसे आपसे घबराहट होनी चाहिए, ना कि आपको। कांग्रेस और बीजेपी के अलावा क्षेत्रीय दलों के नेता भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। तेलंगाना की सभी सीटों पर पहले चरण में 11 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने नालगोंडा में रैली को संबोधित किया। उन्होंने मिर्यालागुदा में जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि क्षेत्रीय पार्टियां ही केंद्र की सत्ता में आएंगी। वहीं डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने रामेश्वरम में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उनके निशाने पर राज्य की सत्तारूढ़ एआईएडीएमके पार्टी रही। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस पार्टी ने कल 3 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। सूची में हिमाचल से 2 और गुजरात से एक सुरक्षित सीट पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम के पौत्र आश्रय शर्मा को हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया गया है। शिमला से धनीराम सांडल को टिकट दिया गया है, तो वहीं गुजरात की बारदोली सीट से डॉक्टर तुषार चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। दिल्ली में पार्टी सचिव डी राजा ने कहा कि पार्टी स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को लागू करेगी। सभी फसलों की लागत का 1.5 गुना सामवेदिक फसल मूल्य दिया जाएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के कल्याण की योजनाएं केंद्र और राज्य स्तर पर फिर लागू की जाएंगी। बेरोजगार युवाओं को सामाजिक सुरक्षा के तहत बेरोजगारी भत्ता और सभी क्षेत्रों में रिक्त पदों की भर्ती की जाएगी। घोषणा पत्र में केंद्र शासित राज्यों दिल्ली और पुदुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की बात कही गई है। इसके अलावा सीपीआई ने कम से कम 9,000 रुपए मासिक पेंशन देने का भी वादा किया है। साथ ही पार्टी ने किसानों के लिए एक मुश्त कर्ज माफी का भी वादा किया है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ये बेहद अहम है। इसके अलावा चुनावी नतीजे राज्य की राजनीति की भविष्य की दिशा और दशा भी तय करेंगे। ये चुनावी रण चाचा अभय सिंह चौटाला और भतीजे दुष्यंत चौटाला के राजनीतिक भविष्य का फैसला भी करेगा। हरियाणा से लोकसभा के लिए 10 सांसद चुनकर आते हैं, लेकिन बीते चुनावी नतीजों पर गौर करें तो अक्सर हरियाणा में लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने वाले दल ने ही केंद्र में सरकार का गठन किया है। यही वजह है कि राष्ट्रीय दल यहां कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। चुनावी सरगर्मी बढ़ने के साथ ही राज्य में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। इस बार हम अकेले अपने दम पर 10 की 10 सीट लड़ रहे हैं और जिस प्रकार से जो 3 सीट इस बार जो हमारे पक्ष में नहीं है, सिरसा, हिसार और रोहतक, अभी 25 फरवरी को हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया, जीत का मंत्र दिया और अब हम पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि 7 के साथ साथ ये 3 सीट भी अर्थात 10 की 10 सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाएगी। हरियाणा जो है वो खेती बाहुल्य एरिया है, राज्य है और किसानों को बहुत बुरे दिन देखने पड़े हैं। उनकी जिन्सों के जो भाव हैं उनको नहीं मिल पाए। भारतीय जनता पार्टी ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करने का वायदा किया था और सरकार उससे पीछे हट गई, नहीं कर पाई। हरियाणा में सत्ता में रही इंडियन नेशनल लोकदल राज्य में मजबूत राजनीतिक पार्टी मानी जाती है, लेकिन बीते दिनों राजनीतिक विरासत के विवाद के बाद चौटाला परिवार में सुलह की तमाम कोशिशें नाकाम हो गईं। अब अभय चौटाला और 2014 में इनेलो से सांसद बने दुष्यंत चौटाला की राजनीतिक राहें जुदा हो चुकी हैं। सांसद दुष्यंत चौटाला अब जन नायक जनता पार्टी के बैनर तले चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। हम लोगों के बीच में इसी बात के साथ जा रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला ने देश के सबसे युवा सांसद होते हुए 26 साल की उम्र में वो लोकसभा पहुंच गए थे। सबसे युवा सांसद होते हुए जो काम करवाए हैं पिछले 5 साल में, उनकी तुलना आप बाकी के 9 सांसदों से करके देख लीजिए। बीजेपी ने 2014 में राज्य में सबसे ज्यादा 7 लोकसभा सीटें जीती थीं। जाहिर है वो इस बार अपने प्रदर्शन को दोहराना चाहेगी। वहीं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत पूरी कांग्रेस के सामने अपनी खोई जमीन को वापस पाने की चुनौती है। इसके अलावा चौटाला परिवार के दोनों धड़ों के लिए ये चुनाव वर्चस्व की जंग भी बन गया है। हरियाणा के लिए ये लोकसभा चुनाव कई मायनों में बेहद खास होंगे, जहां एक ओर केंद्र सरकार के गठन में ये अहम भूमिका निभाएंगे, साथ ही राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी इस चुनाव की छाप देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन संतोष यादव के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, चंडीगढ़। निर्वाचन आयोग और रेलवे लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता जागरूकता अभियान के तहत लंबी दूरी की रेलगाड़ियों का इस्तेमाल करने पर सहमत हुए हैं। ये गाड़ियां हैं केरल एक्सप्रेस, हिमसागर एक्सप्रेस, हावड़ा एक्सप्रेस और गुवाहाटी एक्सप्रेस। इन गाड़ियों में मतदाताओं को जागरूक करने वाले संदेशों के अलावा मतदाता हेल्पलाइन नंबर और राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल प्रदर्शित किया जाएगा। विपक्षी दलों द्वारा ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों का मिलान 50% तक बढ़ाने की मांग अगर मानी गई तो चुनाव नतीजे आने में करीब 5 दिन ज्यादा लग सकते हैं। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी है।
दरअसल 21 विपक्षी दलों के नेताओं ने कोर्ट में याचिका दाखिल करके मांग की थी कि एक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 50% वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया जाए ताकि चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता पर आंच न आए। कुछ और अहम खबरें। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने हिंदू आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ लेने के लिए हिंदू आतंकवाद की फर्जी थ्योरी गढ़ने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के कार्यकाल में जहां कोई एविडेंस नहीं है, वहां पूरे हिंदू समाज को कलंकित कर देना हिंदू टेरर की एक थ्योरी पैदा करके, यह इतिहास में पहली बार हुआ है। और इस प्रकार से 3-4 मुकदमे इस तरह के बनाए, उनमें से एक भी टिक नहीं पाया। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेवारी स्पष्ट रूप से यूपीए और कांग्रेस के नेतृत्व से है। और मैं मानता हूं कि समाज, और केवल एक समाज नहीं, सभी समाज उनको माफ नहीं करेंगे। मरने वाले तो आम लोग थे, इनोसेंट लोग थे। अब उनकी जान चली गई। जो सही मायने में कल्प्रेट्स थे उनकी तरफ आप गए नहीं, मासूमों की जान चली गई, और हिंदू टेरर की एक राजनीतिक थ्योरी बनाने के लिए आपने गलत लोगों को पकड़ लिया। इस बीच एक बार फिर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने महागठबंधन पर निशाना साधा है। अरुण जेटली ने कहा है कि गठबंधन के नेता आपस में ही लड़ते रहते हैं और इनकी कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है। विभिन्न संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के विश्लेषण से पता चलता है कि गठबंधन के लिए कांग्रेस पार्टी को पसंद नहीं किया जा रहा है। 10 प्रांत ऐसे हैं जिसमें वायदा किया था जिन्होंने महागठबंधन का, जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। लगभग आधी संसदीय सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक दूसरे की सीटें कम करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई उनका स्पष्ट नेता नहीं है। 4 नाम ऐसे हैं, राहुल गांधी, मायावती, ममता बनर्जी, शरद पवार, जो कोशिश कर रहे हैं कि मेरी सीट बढ़ जाए, दूसरे की कम हो जाए और मेरा नेतृत्व बन जाए। कल को झगड़ेंगे। केंद्र ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में आतंक संबंधी गतिविधियों और आतंकवादियों को धन मुहैया कराने के खिलाफ संगठित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक बहुविभागीय आतंक निगरानी समूह गठित किया है। इस समूह में जम्मू कश्मीर पुलिस, खुफिया ब्यूरो, सीबीआई, एनआईए और आयकर विभाग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये समूह आतंकी गतिविधियों का समर्थन करने वाले शिक्षकों समेत सरकारी कर्मचारियों के बीच मौजूद कट्टरपंथियों से सहानुभूति रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। आतंकियों को पनाह देने के मुद्दे पर अमेरिका पाकिस्तान को रियायत देने के मूड में नहीं है। आतंकी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा दे रहे पाकिस्तान को अमेरिका ने फिर सख्त लहजे में संदेश दिया है कि उसे जल्द इसके खिलाफ कोई एक्शन लेना होगा। अमेरिका ने फिर दोहराया कि आतंकी संगठनों या किसी भी आतंकी के खिलाफ कार्रवाई में वो भारत के साथ है। भारत और अमेरिका के बीच ये बात काउंटर टेररिज्म ज्वाइंट ग्रुप की कल हुई बैठक में हुई है। इसमें भारतीय दल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी महावीर सिंघवी ने किया था। बैठक के बाद साझा बयान में कहा गया कि भारत और अमेरिका दोनों देश इस बात को मानते हैं कि पाकिस्तान को आतंकियों और आतंकवादी संगठनों को रोकने के लिए जल्द ठोस, अपरिवर्तनीय और भरोसा करने लायक कदम उठाने होंगे। साझा बयान में आगे बताया गया कि भारत जिस तरह काउंटर टेररिज्म के खिलाफ कदम उठा रहा है वो सराहनीय है। पीएनबी धोखाधड़ी मामले का मुख्य आरोपी भगोड़े आभूषण विक्रेता नीरव मोदी की दूसरी जमानत याचिका भी खारिज हो गई है। नीरव मोदी की याचिका पर सुनवाई के लिए ब्रिटेन में वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेश हुआ। इससे पहले कोर्ट ने अभियोजन पक्ष द्वारा उसके खिलाफ दायर अतिरिक्त सबूतों की समीक्षा की। जमानत खारिज होने से 48 साल के नीरव मोदी की भारत प्रत्यर्पण की संभावना बढ़ गई है। अदालत में भारत की ओर से 3 सदस्यीय सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय का दल मौजूद था। नीरव मोदी को पिछले हफ्ते बुधवार को लंदन पुलिस ने गिरफ्तार किया था। भागने की आशंका होने से कोर्ट ने उन्हें जेल भेजा था। 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में बोलिविया की राजधानी पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने समकक्ष से मुलाकात करके आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने आपसी व्यापार, अंतरिक्ष, आईटी समेत दूसरे क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की 3 दिवसीय बोलीविया यात्रा राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से लैटिन अमेरिकी देश की पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। भारत की पहल पर बोलीविया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया है। दोनों देशों ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। This is the first ever state visit between India and Bolivia, and I feel honored to be part of this historic moment in our diplomatic ties. Ladies and gentlemen, President Evo Morales and I had extensive talks today. We discussed a range of areas of mutual interest in bilateral, regional and multilateral fields. We have reaffirmed our commitment to strengthen our political and economic engagement. India feels privileged to share its development experience with Bolivia under the framework of South-South cooperation. In this spirit, we are happy to offer $100 million line of credit to Bolivia for financing development projects. We are happy to have Bolivia as a partner in the International Solar Alliance and welcome the signing of the framework agreement establishing the bond. In addition, we have signed 8 MOUs in the field of culture, visa waiver arrangement for diplomats, exchange between diplomatic academies, mining, space, traditional medicine, establishment of Center of Excellence in IT and Bioscenic Railway Project. इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति मोरालेस ने बोलीविया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के लोगों की ओर से सम्मान स्वीकार किया और इसे भारत और बोलीविया की दोस्ती के लिए समर्पित किया। राष्ट्रपति भारत बोलीविया व्यापार बैठक में भाग लेंगे, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को भी संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे संसद ने जोरदार झटका दिया है उन्हें, और ब्रिटेन के सांसदों ने कल ब्रेक्जिट समझौते को तीसरी बार खारिज कर दिया, जिसे प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने संसद में प्रस्तावित किया था। सांसदों ने यूरोपीय संघ से बिना किसी समझौते से बाहर निकलने के प्रस्ताव को 286 के मुकाबले 344 वोटों से खारिज कर दिया। 58 मतों के अंतर से खारिज इस प्रस्ताव के बाद ब्रेक्जिट का मुद्दा और उलझ गया है। ब्रेक्जिट समझौते को खारिज करने वाले संसद के इस फैसले से एक बार फिर ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से रिश्तों पर आशंकाओं के बादल मंडराने लगे हैं। Mr. Speaker, I think it should be a matter of profound regret to every member of this House that once again we have been unable to support leaving the European Union in an orderly fashion. The implications of the House's decision are grave. The legal default now is that the United Kingdom is due to leave the European Union on the 12th of April, in just 14 days' time. That is not enough time to agree, legislate for and ratify a deal, and yet the House has been clear it will not permit leaving without a deal. And so we will have to agree an alternative way forward. बात खेलों की। मलेशिया में सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आज भारत और दक्षिण कोरिया के बीच होगा। टीम इंडिया की कोशिश जीत की लय को बरकरार रखते हुए फाइनल में जीत के इरादे से उतरेगी। टूर्नामेंट में भारत और कोरिया के बीच ये दूसरा फाइनल है। 2010 में दोनों के बीच खेला गया फाइनल बारिश के कारण नहीं हो सका था और दोनों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया था। वहीं बैडमिंटन में पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत और पी कश्यप इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। कल दिल्ली में क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में पीवी सिंधु ने डेनमार्क की मिया ब्लेकफेल्ट को मात दी। पुरुष वर्ग में तीसरी वरीयता प्राप्त श्रीकांत ने बी साई प्रणीत को बेहद संघर्षपूर्ण मुकाबले में और कश्यप ने चीनी ताइपे के वेंग जूवेई को लगातार सेट में हराया। डबल्स में मनु अत्री और बी सुमित रेड्डी सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के बाद आगे विशेष पे देखिए चलो कैलाश। नमस्कार।